हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट नॉइजी पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैंग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट। ओके, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने दो पार्ट में। ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग जो है मैंग्रोव के बारे में डिस्कस करेंगे और जो अगली पार्ट होगी इसके बारे में हम लोग कोल्ड डेजर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसके बारे में जो है डेफिनेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो मैंग्रोव है उसका क्या रोल है, वो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में, है ना, उसको जानेंगे। देन हम जानेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके सेलियंट फीचर होते हैं ना, उसके क्या सेलियंट फीचर्स हैं मैंग्रोव्स के, उसके बारे में जानेंगे। देन हम बात करेंगे मैंग्रोव वेजिटेशन और मैंग्रोव सक्सेशन के बारे में, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि रीजनरेशन, वहाँ जो आपका है वो नेचुरल रीजनरेशन कैसे होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, या फिर जो हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन कर रहे हैं, है ना, तो वो कैसे करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सिल्वीकल्चरल सिस्टम की, कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव इकोसिस्टम है, वहाँ पे कौन कौन से सिल्वीकल्चरल सिस्टम अप्लाई होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिश बोन टेक्निक्स की। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो आपका जो प्लांटेशन टेक्निक आप इसको कह सकते हो, है ना। प्लांटिंग टेक्निक है, प्लांटेशन टेक्निक्स है, जो कि मैंग्रोव इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए जो डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को लिख लेना। ये देखिए डेफिनेशन जो है ये एफएओ द्वारा दिया गया है 1952 में। ठीक है, मैंग्रोव को अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो मैंग्रोव जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिटरल प्लांट का, है ना। ऐसे प्लांट जो कि आपको ना तो कंप्लीटली सॉइल में होते हैं, ना ही कंप्लीटली वाटर में होते हैं ना। ये क्या है, ये दोनों का मिक्स है। आप इसको ऐसे कहते हैं इंटर जोनेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे करो लिटरल और स्वैम्प एरिया में, है ना, लिटरल एंड स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया में प्लांट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। डेफिनेशन ये देखिए हमारा, यह मैंग्रोव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक लिटरल प्लांट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन। ठीक है, जनरली ये आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन में देखने को मिलता है। दीज आर ट्रीज and bushes growing below the high water level of spring tides, which exhibits remarkable capacity of salt water tolerance। और ये जो ट्रीज वगैरह होती हैं यहाँ पे, जो वेजिटेशन होता है मैंग्रोव का, इसमें एक और खास बात ये है कि ये सॉल्ट टॉलरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो आपको क्या मिलेगी, कोस्ट लाइन जो है, सी कोस्ट लाइन वगैरह है ना, ये आपका मान लो लैंड एरिया हो गया और ये आपका सी है ना। तो ये जो मैंग्रोव वेजिटेशन है ये आपको इसके इंटरजोनेशन पे मिलेगी, इसके बाउंड्री लाइन पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सी है तो यहाँ का पानी तो आपको सॉल्टी होगा। तो वेजिटेशन की एक और खास बात यह है कि ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मीन्स में अगर कहीं लिख रहे हो तो इसको आप लिख देना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो इट अकर्स इन सैलो कोस्टल बेड्स ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ठीक है, और वही अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया पे बात करें तो ये जो है हमारा वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ईस्ट कोस्ट में देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना। टोटल एरिया अगर बात करें मैंग्रोव्स की इंडिया में, तो ये 6740 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि वर्ल्ड में टोटल 7% है। ठीक है, यहाँ पे कंसर्न ये है कि जो हम मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव जो एरिया है, लास्ट सेंचुरी से हम लोगों ने टोटल 40% जो एरिया हम उसको क्या कर चुके, खो चुके हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हमारा क्लाइमेट चेंज एक बर्निंग इशू है, उसी प्रकार जो है हमारा जो मैंग्रोव लॉस है, मैंग्रोव इकोसिस्टम जो लॉस है, ये एक बर्निंग इशू है। ये कई बार आपको आईएफएस के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ना। तो इसको हम लोग एक बार देख लेंगे, इन्वायरमेंट के व्यू पॉइंट से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए रोल्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें। ठीक है, अभी हमने बात करा कि जो मैंग्रोव लॉस है ना, जो मैंग्रोव लॉस आपको देखने को मिल रहा है ना, ये एक सीरियस इशू हो गया है। तो क्यों इशू है, क्योंकि देखिए मैंग्रोव जो है हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
तो रोल क्या है कि देखिए ये जो है हमारा क्या करता है, इट मॉडरेट्स मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स एंड रिड्यूस इंडुलेशन ऑफ कोस्टल लोलैंड। ठीक है, ये एक तरह से बैरियर की तरह एक्ट करता है ना। आपका ये क्या करता है, बैरियर की तरह एक्ट करता है। जैसे हमारा माउंटेन है वो क्या करता है, हम लोगों को जो ठंडी ठंडी जो एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स होती हैं उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। उसी प्रकार जो आपका मैंग्रोव इकोसिस्टम है ना, वो क्या करता है, कोस्टल एरिया में जो मॉनसूनल टाइड आता है, फ्लड्स वगैरह के जो चांसेस बनते हैं उसको ये रिड्यूस करता है ना। साथ ही साथ इट प्रिवेंट्स कोस्टल सॉइल इरोजन। थर्ड वन इज इट सप्लाइज वुड। ठीक है, ये आपको क्या है, वहाँ के जो लोकल आपके जो लोकल्स को क्या है, वुड प्रोवाइड करेगा, फायर वुड प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, है ना। साथ ही साथ ये इडिबल फ्रूट्स वगैरह भी ये प्रोवाइड करता है आपको। साथ ही साथ क्या है, इट प्रोटेक्ट्स कोस्टल लैंड फ्रॉम सुनामी, हरिकेन्स एंड फ्लड्स। मैंने बताया ना कि ये क्या करते हैं, आपको एक बैरियर की तरह काम करते हैं, आपको सुनामी, हरिकेन्स और फ्लड वगैरह से बचाते हैं ना, जो कि कोस्टल एरियाज में काफ़ी कॉमन होता है। तो इससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके साथ पांचवा बेनिफिट इसका क्या है कि मैंग्रोव सपोर्ट न्यूमरस फ्लोरा, एवी फाउना एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए क्या है कि जो कोस्टल एरिया में ना, तो वहाँ पे जो आपकी जो वाटर होती है वो क्या होती है, सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो डायरेक्ट वहाँ पे कोई प्लांट्स वगैरह या आपको कोई फ्लोरा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंग्रोव क्या करते हैं, मैंग्रोव क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा जो कि सॉलिनिटी को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे वो सरवाइव कर पाते हैं ना। इसके साथ ही साथ जो एवी फाउना है ना, जो वाटरी जो एनिमल है और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वो सभी को भी ये क्या करता है आपका, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट सी शोर्स एंड इश्यूराइन फिशरीज। ठीक है, इसके साथ ही साथ वो क्या है, फिशरीज को भी सपोर्ट करता है। अगला ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको इनलैंड एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, मान के चलिए ये आपका सी एरिया है, यहाँ पे आपका लैंड है, यहाँ आपने एग्रीकल्चरल प्लॉट लगा रखा है, ये एग्रीकल्चर प्लॉट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये एक बैरियर की तरह काम करता है आपका, इधर सुनामी आए या फिर फ्लड आए तो ये क्या करता है, इसको जो वेव्स वगैरह है ये इसको क्या करता है, रोक के रखता है, और इसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसको स्लो डाउन कर देता है, सो डैट कि हमारा जो यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या रहे, प्रोटेक्शन में रहे। इसके साथ ही साथ मान लो यहाँ पे हाउसेज भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ भी है, लाइफ स्टॉक है, यहाँ पे आप मान के चलो फिशरीज भी कर रहे हो, एक्वाकल्चर भी कर रहे हो, तो ये सभी को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इट इनहेंस नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, देन इट प्रोवाइड्स न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द लोकल। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है लोकल पीपल्स को वहाँ के। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, कि मैंग्रोव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि ये जो है हमारा ये एवरग्रीन इकोसिस्टम है। As we have dealt in our earlier classes, there are two type of ecosystem. Which one? First one is deciduous and second one is evergreen. So what is the basic difference between these two? So in deciduous ecosystem you saw कि जो ट्रीज वगैरह आप यहाँ देखोगे है ना, ये कभी ना कभी आपको क्या है, लीफलेस रहेंगे, लीफलेस। पूरे एक साल के पीरियड में एक समय ऐसा आएगा जब आपका जो इकोसिस्टम रहा, डेसिडुअस इकोसिस्टम है, तो वहां आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि वो एकदम बिल्कुल बिना लीफ के रहेंगे। बट सेम इन केस अगर आप देखो एवरग्रीन इकोसिस्टम, तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे सालों साल आपका जो ये एवरग्रीन इकोसिस्टम है, यहाँ कभी भी या कोई भी ट्री आपको कंप्लीटली जो है, कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली लीफलेस नहीं दिखेगा, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस होती है। इसके बाद देखिए मैंग्रोव टॉलरेट्स एंड फ्लरिश अंडर हाई सैलिन मड कंडीशन, है ना। मैंने बताया आपको कि ये सॉल्ट को टॉलरेट कर देता है, सैलाइन वाटर में ये अच्छा से ग्रो कर जाता है। इट प्रोड्यूसेस ब्लाइंड रूट्स और न्यूमेटोफोर्स सो एज टू ओवरकम दी अनएरोबिक सॉइल कंडीशन। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो रूट्स वगैरह रहते हैं ये वाटर में सबमर्ज होते हैं, वाटर में सबमर्ज होते हैं, तो क्या है जो हमारा जो रूट्स वगैरह है, तो उसको जो सॉइल में हमारा अनएरोबिक कंडीशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो आपका
कमी रहता है, इसके लिए क्या होते हैं कि रूट्स वो उनके जो होते हैं वो रूट्स में न्यूमेटाफोर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मान के चलिए मैं आपको पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान के चलो एक आपका मैंग्रोव, ये देखो यहाँ नीचे वाटर है, ये वाटर है, और इसमें क्या न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो कि पानी के लेवल से ऊपर रहते हैं ना, वाटर लेवल से ऊपर निकले हुए रहते हैं ऐसे से। ये जो ये ट्री है इसके रूट में ही वो ऐसे रहते हैं, आप ऐसे देखो, मैं आपको इमेज बना, ये देखो ऐसे रहते हैं, और यहाँ वाटर है, ये सब वाटर है। यहाँ पे क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन है वो लेते हैं। देन है हमारा, आपको वीवी यहाँ देखने को मिलेगा कॉमन। वीवी क्या होता है कि जो आपका वीवी जो है सीड, जो है सीड की जो जर्मिनेशन होती है, सीड की जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन है ना, ये आपको ट्री में ही हो जाती है। ये जर्मिनेशन क्या होता है, ट्री में ही हो जाता है, ट्री में ही ये जर्मिनेट हो जाती है। और जब जर्मिनेट हो जाता है देन ये क्या होता है, फॉल होता है। ऐसा क्यों होता है, ये एक एडेप्टेशन है मैंग्रोव इकोसिस्टम का, सो दैट कि देखिए अगर सीड जो है अगर आपका क्या है फॉल हो जाएगा तो क्या है नीचे, तो वहाँ उसको क्या मिलेगा, वाटरी कंडीशन है, जिसका सैलिनिटी क्या है, काफी हाई है ना। तो सैलिनिटी हाई होने के कारण क्या होता है, सीड जर्मिनेट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सीड मर जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि पहले आपका सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाता है ट्री पे ही, और देन वो जब उसमें रूट हो जाता है तब वो गिरता है, सो दैट कि वो स्टेबलाइज हो जाए, है ना, स्टेबलाइज हो जाए। तो इससे क्या होता है, आपका जो सक्सेस रेट है रीजनरेशन का वो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप देखो कि मैनी मैंग्रोव स्पीसीज प्रोड्यूसेस कॉपीज ऑल्सो, है ना। इसमें राइजोफोरा स्पीसीज जो है ये कॉपिसिंग भी प्रोड्यूस करते हैं। लीव्स ऑफ मैनी स्पीसीज कंटेन सॉल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ये भी है। और इसके साथ ही साथ अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको देखने को मिलेगा कि जो इसमें मैंग्रोव के जो इकोसिस्टम होते हैं, जो ट्रीज वगैरह होते हैं, उसमें जो सेल होता है ना, प्लांट सेल होता है, उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव के वेजिटेशन की, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या है, एवरग्रीन है, एवरग्रीन वेजिटेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ 23 फैमिलीज, 32 जेनरा एंड मोर देन 75 स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगे मैंग्रोव वेजिटेशन, है ना। क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो मैंग्रोव की क्लासिफिकेशन की बात करें वेजिटेशन की, इसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करके रखे हैं। पहला न्यूक्लियर वेजिटेशन, दूसरा मार्जिनल वेजिटेशन, और तीसरा आपका है मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन, ठीक है। अब देखिए तीनों है क्या, कि मार्जिनल जो सॉरी न्यूक्लियर वेजिटेशन इट जनरली अकर्स इन इंटरटाइडल जोन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। से फॉर एग्जांपल, ये जो आपका है ये बाउंड्री लाइन है, यहाँ आपका सी है और यहाँ आपका लैंड है ना। तो जो इंटर टाइडल जोन एकदम बीच वाला जो जोन है, यहाँ पे जो वेजिटेशन ग्रो हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो आपका वेजिटेशन ग्रो हो रहा है, ये मान के चलो यहाँ पे जो आपका वेजिटेशन ग्रो हो रहा है, दिस वेजिटेशन इज न्यूक्लियर वेजिटेशन, है ना। Here what we see, here we see the salinity level is very much high, and hence the tree is generally in obligate halophytes. Okay, here we see the viviparity or viviparous nature of trees. Why? Because so to increase the rate of germination or regeneration, you can we will see viviparity here, है ना। मैंने बताया viviparity क्या है, कि जो जर्मिनेशन होगा आपका, जो आपका जर्मिनेशन हो रहा है वो क्या है, फॉल से पहले हो जाता है, ट्री में ही जर्मिनेट हो जाता है सीड, उसके बाद वो गिरता है, ठीक है। इसके बाद न्यू मेटाफोर्स आपको देखने को मिलेंगे। व्हाई? सो दैट टू ओवरकम विथ अन एरोबिक soil condition, okay, so that to overcome with the anaerobic soil condition. Also having salt secreting glands, these trees, these vegetation having salt secreting glands in their leaves, and also it has ability to withstand with submergence, है ना। देन अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल जो है न्यूक्लियर वेजिटेशन में, राइजोस्पोरा मैंगल हो गया, राइजोस्पोरा हेरिसिनोल हो गया। अगली हमारी जो वेजिटेशन है ये है मार्जिनल वेजिटेशन।
Marginal vegetation are those vegetation generally occurs in lowland fringes of seasonal freshwater swamps, beaches. Here you see the salinity level is moderate, है ना? Then species not restricted to mangrove alone. And what we see here कि यहाँ पे आपको जो है salinity level जो है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर वेजिटेशन वाला जो लेवल है जो इकोसिस्टम वहाँ से कम रहता, तो यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं, जो चांसेस है वो इंक्रीज करते हैं। एक्सेप्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है, एक्सेप्ट मैंग्रोव जो प्लांट्स हैं, उसके अलावा भी क्या है आपको अलग अलग जो प्लांट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, कैनोकार्पस एरेक्टा देखने को मिल जाएगा, मोरुआ ओलिफेरा देखने को मिल जाएगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरी वेजिटेशन की हम बात करें, ये मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन है ना। यहाँ देखिए मैंने आपको ये बताया, जैसे कि ये आपका हो गया पहला जो ये वेजिटेशन जोन हुआ, ये हो गया आपका न्यूक्लियर वेजिटेशन, ठीक है। अब न्यूक्लियर वेजिटेशन के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मार्जिनल वेजिटेशन, है ना। ये वाली जो वेजिटेशन हो गई ये आपकी हो गई मार्जिनल वेजिटेशन, और लास्ट वाली जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन। These are upland zone of vegetation surrounded by typical mangrove habitat, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंग्रोव का हैबिटेट तो दिखेगा, है ना। इसके साथ ही साथ क्या है कि आपको अलग अलग स्पीसीज भी दिखेंगे जो कि मैंग्रोव से उनका कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो दिखेंगे। यहाँ पे आपको मिक्स दिखेगा, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मैंग्रोव ओनली। यहाँ पे जो स्पीसीज है, यहाँ पे आपको कैराकापा दिख जाएगी, इलियासिस ओलिफेरा दिख जाएगी, है ना। तो ये तीन तरह के आपके वेजिटेशन हो गए मैंग्रोव के। अब हम बात करेंगे मैंग्रोव सक्सेशन, है ना। तो मैंग्रोव सक्सेशन में आपको देखिए जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एविसिनिया एंड सोनेराटा। ये जो है ये क्या करती हैं, ये सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज होती हैं, और ये क्या करती हैं, जो आपकी जो वहाँ जो आपका इकोसिस्टम है, जो आपका सी है, सी वाटर है, यहाँ ये क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, ये अपने रूट से क्या करती है, जो आपका प्लांट्स वगैरह रहता है, जो डेड एंड डीके प्लांट है, डेड एंड डीके प्लांट है, ये क्या करती है, उसको ग्रैब्स करके वो क्या करती है, एक कंडीशन क्रिएट करती है, मड लाइक कंडीशन, मड एंड सैंडी कंडीशन क्रिएट करती है ना, एक प्लेटफॉर्म बनाती है, और जिससे क्या होता है, ये राइजोस्पोरा के लिए कंडीशन क्रिएट होता है, सो दैट कि अब इस पे आपको राइजोस्पोरा जो है वो डेवलप हो सके। तो ये पहला स्टेज में आपको एविसिनिया एंड सोनेरियाटा दिखेगा, इसीलिए क्योंकि ये सॉल्ट टॉलरेंट होती है। का काम क्या है, ये क्या करती है, मड और सैंडी लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, सो दैट कि वहाँ पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए राइजोस्पोरा को जर्मिनेट करने का। देन आपका ये जो है एविसिनिया एंड सोनेराटा स्टेज को है, आपको ये जो है ये स्टेज आपका 2 हो गया। यहाँ पे राइजोस्पोरा जो है वो एविसिनिया को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। अब क्या है, जो राइजोस्पोरा क्या करता है, इसके पास होता है प्रॉप रूट्स। ये क्या करता है, प्रॉप रूट्स की मदद से क्या करता है, फर्दर ये क्या करता है, सॉइल कंडीशन को रेडी करता है, जिससे कि आपको क्या है, ये एक सपोर्टिव कंडीशन क्रिएट करता है हमारे स्टेज 3 के लिए, जिसमें कि आपको ब्रुगेरिया के लिए ये सफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड करवाता है, और देन जो ब्रुगेरिया है ये रिप्लेस करता है राइजोस्पोरा को, ठीक है। ये स्टेजेस है। देन ब्रुगेरिया क्या करती है, ये फर्दर आपकी सॉइल कंडीशन को इनहेंस करती है, और फिर ये एक कंडीशन प्रोवाइड कराता है हमारा जो लास्ट स्टेज है, स्टेज 4 सक्सेशन का, इससे आपको नीपा एंड पेंडेनस स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ये है मैंग्रोव सक्सेशन। इसके बाद हम मैंग्रोव रीजनरेशन की बात करें, तो रीजनरेशन में दो टाइप की है। पहला नेचुरल रीजनरेशन कैसे होता है, तो मैंग्रोव में पहला आपको जो नेचुरल रीजनरेशन है वो तो एक एडवांस ग्रोथ से देखने को मिलेगा, दूसरा विविपेरस सीडलिंग से देखने को मिलता है, और तीसरा जो है सीड से देखने को मिलता है ना। बेस्ड ऑन रीजनरेशन स्टेटस, 3 रीजनरेशन क्लासेस आर क्लासिफाइड। और जो यहाँ पे रीजनरेशन का जो स्टेटस है, ठीक है, इस स्टेटस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रीजनरेशन को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है मैंग्रोव के। पहला जो है केस वन जो है
ऐसा है जहाँ पे आपको एरिया में क्या है कि आपको 30 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर देन मीटर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे क्या है कि एरिया हैविंग ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बट लेस देन 150 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेबलाइज्ड रीजनरेशन, तो वो आपको केस वन में आएगा, आप उसको केस वन में डिवाइड करके अलग से सेपरेट रखोगे। केस टू आपको देखने को मिलेगा, हम क्लासीफाई करते हैं ऐसे एरिया जहाँ पे आपको रीजनरेशन जो स्टेटस है स्टेबलाइज रीजनरेशन वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम देखने को मिलेगा, बट उस एरिया में उतना पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकता है 1.5 टू 3 मीटर स्क्वायर रीजनरेशन वहाँ पॉसिबल है, ठीक है। बट वहाँ पे जो रीजनरेशन है वो क्या है 30 सेंटीमीटर से कम है, तो वो आपका एक केस हो गया। और केस थ्री जो है ये आपका क्या होता है कि ऐसे एरिया जहाँ की सैपलिंग स्टेबलाइज्ड है ऑलरेडी 3 टू 5 मीटर स्क्वायर में, तो वो तीन तरह के आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन हम लोग नर्सरी टेक्निक से करते हैं, है ना, कि पहले हम लोग नर्सरी में जो है सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं प्लांट कर देते हैं, है ना। तो देखिए जनरली जो राइजोस्पोरा होता है उसको ये नर्सरी मेथड की जरूर रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो क्या होता है, वो क्या है कि अपना जो जर्मिनेशन होता है ना, जर्मिनेशन जो होता है उसका क्या होता है, मैंने बताया आपको कि वो क्या है ट्री में ही उसका जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद वो फॉल करता है, तो उसके लिए उतना ज्यादा इशू नहीं होता। बट सम स्पीसीज लाइक सोनेरियाटा एंड एविशीनिया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसको नर्सरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो इनके सीड्स होते हैं ना ये क्या होते हैं जनरली जो है वॉश आउट हो जाते हैं सी वाटर में, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पहले इसको नर्सरी में डेवलप कर लिया जाता है, सीडलिंग वगैरह तैयार कर लिया जाता है, देन हम क्या करते हैं प्लांटेशन करते हैं ना। इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल रीजनरेशन में देखिए हम लोग एरियल सीडलिंग भी करते हैं, ठीक है, इन दो स्पीसीज की, ए अल्बा एंड ए ऑफिसिनालिस की। अब हम बात करेंगे जो हम लोग प्लांटेशन वगैरह करते हैं तो ये कैसे करते हैं, तो इसी के लिए एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं फिश बोन टेक्निक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, देखिए दिस इज अ टेक्निक डेवलप्ड इन तमिलनाडु, ठीक है, ये टेक्निक जो है तमिलनाडु में डेवलप किया गया है। यहाँ क्या होता है कि जो प्लांटेशन किया जाता है ये एक तरह के फिश बोन के टेक्निक में करा जाता है और हैरिंग बोन फैशन में, ठीक है, जैसे कि ये आपकी जो लैंड है ना, तो यहाँ पे जो आप प्लांटेशन करोगे ये ऐसे करोगे, यहाँ पे प्लांटेशन ऐसे करो, ये करो, ये करो, फिश का जो बोन होता है ना, जो फिश के बोन होते हैं, तो प्लांटेशन आप ये देखो, यहाँ पे आपका प्लांटेशन है, यहाँ पे आपका प्लांटेशन है, यहाँ पे प्लांटेशन है, यहाँ पे आपने प्लांटेशन कर रखा है, यहाँ पे आपने प्लांटेशन कर रखा है। और आपको याद रखना है ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो आप फिश बोन डायरेक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, है ना, ये आपको क्या है अपोजिट टू टाइडल डायरेक्शन होना चाहिए, जो टाइड्स हैं वेव्स हैं इसके डायरेक्शन के, मान के चलिए टाइड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो आप फिश बोन टेक्निक का जो डायरेक्शन होगा जो आप अलाइन करोगे इस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक जो है ये एंगल जो है 45 डिग्री देखने को मिलेगा, 45 डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है फिश बोन टेक्निक, ठीक है। देखिए मैंने बात की प्लांटिंग इज डन इन अ फिश बोन और हेरिंग बोन फैशन दैट अलाइंस द प्लांटिंग एट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज टू द प्रिवेलिंग टाइडल डायरेक्शन, ठीक है, टाइडल डायरेक्शन के 45 डिग्री एंगल में होता है। इससे फायदा क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको सीडलिंग है ना वो इरोजिव एक्शन जो होता है, इरोजिव एक्शन जो होता है टाइड्स वगैरह का उससे बचता है, और जिससे क्या होता है कि आपको जो सीडलिंग स्टेब्लिशमेंट होता है वो रेट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये आपका फिशिंग बोन टेक्निक्स था। अब हम बात करते हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम की। तो कौन कौन से सिल्वीकल्चर सिस्टम अप्लाई होते हैं आपके जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है ना, यहाँ पे आपको क्लियर सेलिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सिलेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सिलेक्शन कम इम्प्रूवमेंट सिल्वीकल्चरल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिल्वीकल्चरल सिस्टम में हम लोगों ने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना, जो बच्चे नए हैं जो व्यूअर्स नए हैं तो वहाँ आप लोग देख लो कंप्लीट जो सिल्वीकल्चरल सिस्टम है वो टोटल 5 पार्ट्स में मैंने बना रखा है, वहाँ से आप जाके देख लेना, है ना। तो ये थी हमारी जो टोटल मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में, आज हम लोगों ने मैंग्रोव को कवर कर लिया। अगला पार्ट जो होगा उसमें हम लोग कोल्ड डेजर्ट को कवर अप कर लेंगे, ठीक है।
इसी तरह हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते रहेंगे एसीएफ और रेंजर की, है ना। एग्ज़ाम देखिए, जो एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आई है, और मुझे ऐसा लग रहा है, आप यहाँ देख सकते हो चांसेस, जैसे अभी इलेक्शन भी आने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो बन रहे हैं कि ये 2025 में ही आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। तो एक तरह से आपको निराश नहीं होना है, इससे क्या है कि आपको एक टाइम भी मिल जाएगा, है ना, सो दैट कि आप अपने प्री के साथ साथ, जो प्री के साथ साथ आप क्या करोगे, अपने मेंस की भी प्रिपरेशन करते रहोगे। क्योंकि देखो, जो रेंजर है यहाँ पे आपको जो ऑप्शनल पेपर है वहाँ पे एक ऑप्शनल है, लेकिन जो एसीएफ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो एसीएफ के लिए आपको क्या है, दो ऑप्शनल प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, जिसमें कि टाइम लगेगा। तो आप ऐसा लेके चलो, प्री और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ करो, अभी आपको टाइम भी मिल चुका है ना। ये एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली जो भी जब भी होगा तो ये 2025 में ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ इश्यूज भी हैं इसके साथ, तो प्रिपरेशन आप करते रहिए। और जो बच्चे नए हैं, जो व्यूअर्स नए हैं, वो मेरे चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, है ना, सो दैट कि रेगुलरली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कोई डाउट हो अगर आपको तो कमेंट जरूर कर दें, मैं आपको उस हिसाब से कमेंट में रिप्लाई करूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।